नमस्कार। कल 8 तारीख को सारे समग्र विश्व में हम ब्रेन ट्यूमर का डे और कैंसर है या ट्यूमर हम बोले तो ऐसा रोग है जिसमें जागरूकता बहुत काम आती है। जो ट्यूमर होता है, हम ट्यूमर वो इंग्लिश वर्ड है तो हिंदी में हम उसको बोलेंगे गांठ। तो दो प्रकार की गांठ हो सकती है, कैंसर वाली हो सकती है और बिना कैंसर की हो सकती है। जब ब्रेन की बात करें तो एसच 1 लाख लोगों में ब्रेन का ट्यूमर होने का शक्यता 2 से ज्यादा 10 हो सकता है। मानी बहुत कम चांस होता है कि ब्रेन का ट्यूमर हो। ट्यूमर मानी कैंसरस या नॉन कैंसरस। नॉन कैंसरस बहुत कॉमन होता है। मेनिंजियोमा नाम का रोग जो होता है वो भारत देश में बहुत कॉमन है। वो पोटेंशियली क्योरेबल है, जिसमें सर्जरी करने से ठीक हो जाता है। जो कैंसरस ट्यूमर होता है तो कैंसरस और नॉन कैंसरस के सिम्टम करीबन सरीखे होते हैं, जैसे सर दर्द होना, पोलियो पैरालिसिस होना, दिमाग का कंट्रोल नहीं होना, बिहेवियर बदल जाना, कई लोगों को हेमीप्लेजिया मानी पैरालिसिस हो जाता है। दिमाग में बड़ा दिमाग होता है, छोटा दिमाग होता है, उनका खुद का एक स्पेसिफिक काम होता है, जैसे सूंघना, जैसे सुनना, जैसे देखना। अगर वही सेंटर का वही नजदीक में कहीं ट्यूमर होता है तो सुनने में तकलीफ होना, नहीं सुनाई देना, देखने में तकलीफ पड़ना, कम दिखाई देना, सूंघने में तकलीफ होना, ये सब कॉमन सिम्टम्स है। अगर वो 15-20 दिन से ज्यादा हो तो अच्छा है कि डॉक्टर को दिखाया जाए, तो डॉक्टर उसकी जांच करेगा। ये सिम्टम अगर आप में 15 दिन में ठीक हो जाता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाली सीटी स्कैन कराना अच्छा नहीं है, क्योंकि रेडिएशन भी कैंसर कर सकता है। तो उसके कारण एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि ब्रेन के ट्यूमर कौन सी उम्र में होते हैं। तो ब्रेन के ट्यूमर यूजुअली बड़ी उम्र वालों में होता है, बट छोटी उम्र में भी 15 से 20% यंग एज में होता है। दोनों का प्रकार अलग अलग होता है। तो कैसे होता है ब्रेन का ट्यूमर? तो ब्रेन का ट्यूमर यूजुअली हमें ऐसे बताया जाता है कि जेनेटिक्स तो बहुत कम होता है। 2 से 5% ब्रेन के ट्यूमर ऐसे होते हैं जो पापा मम्मी दादा दादी को और घर में दूसरे को हो। तो क्या कारण होता है कि जिसमें ब्रेन कैंसर हो सकता है? तो सबसे बड़ा कारण होता है एक्सपोजर टू रेडिएशन। तो खाली सीटी स्कैन नहीं पढ़ाना चाहिए, खाली एक्सरे नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर कहीं अणु बॉम्ब गिरता है तो उसके कारण भी, और रेडिएशन हमारे शरीर में, दिमाग में, स्तन में, फेफड़े में, ओवरी में, एंडोक्राइनल ग्लैंड में कॉमन सा कैंसर करने की शक्यता बढ़ा लेता है। दूसरा आता है हैबिट्स। तो हमारे देश में टोबैको पुरुष भी खाते हैं, स्त्री भी खाते हैं। हाँ, तो ये टोबैको या ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो हमारे वहां फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, ये दोनों मुख्य कारण है जो ब्रेन कैंसर मानी ब्रेन में ट्यूमर कर सकते हैं। ब्रेन में अलग अलग 2 सिस्टम होती है, एक बड़ा दिमाग होता है, एक छोटा दिमाग होता है, व्हाइट मैटर होता है, ग्रे मैटर होता है। तो दोनों में अलग अलग तरह से कैंसर हो सकते हैं। अलग अलग नाम होते हैं, जैसे एस्ट्रोसाइटोमा होता है, ग्लायोमा होता है, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफोरम होता है। ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफोरम 100 में से 20 लोगों को होता है जिनको ट्यूमर होता है। उनमें वो जरा भारी कैंसर होता है, उसको ठीक करने का बहुत मुश्किल पड़ता है। डॉक्टर के पास अगर आप सिम्टम लेके जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम चेक करेगा, तो ब्रेन में कहाँ पॉसिबिलिटी है वो चेक करेगा। उसके बाद वो तो सीटी स्कैन पढ़ाएगा या एमआरआई करेगा। आपको लगेगा कि ब्रेन में बायोप्सी हो सकती है। हाँ, ब्रेन में बायोप्सी हो सकती है। एक छोटा सा छेद पाड़ते हैं जिसको बरहोल बोलते हैं। एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं स्टीरियो टेक्निक। तो एग्जैक्ट जगह पर सीटी स्कैन में ग्रहण पता चलती है तो एक फ्रेम आता है जिसको स्टीरियोटेक्टिक बायोप्सी गाइड फ्रेम बोलते हैं। वो 50-60 लाख रुपए की आती है। वो दिमाग में 2 छोटे छोटे स्क्रू मार के फिट कर लेते हैं, फिर सीटी स्कैन पाड़ते हैं। उसके बाद एक छोटा सा नन्ना सा 6 या 7 mm का होल पाड़ते हैं और न्यूरोसर्जन वही ट्यूमर में सुई डालते हैं, उसमें से टुकड़ा लेते हैं। उसमें रिपोर्ट पता चल जाता है कौन सी कैंसर है। अभी जैसे दूसरे कैंसर में स्टेजिंग होता है उसी तरह ब्रेन कैंसर का स्टेजिंग होता है। बट वो समझ लो कि दूसरी जगह से ब्रेन में होने वाले कैंसर की घटाने मुश्किल होती सारवार में। खोपड़ी खोलना पड़ता है। दूसरा, खोपड़ी मानी जैसे हमारे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क, कहीं भी छोटा सा आगे पीछे कट गया
तो किसी को हाथ का लकवा, किसी को पैर का लकवा, किसी को सूंघने की, तो ये एक छोटी सी फ्रेम दिमाग है, उसके अंदर ऑपरेशन करने में दूसरी जगह पर बड़ा बड़ा मार्जिन लेके गठाने निकालते हैं, तो ब्रेन में बहुत संभल के निकालना पड़ता है। सर्जरी एक ट्रीटमेंट होती है, दूसरी रेडिएशन थेरेपी की ट्रीटमेंट होती है, जिसमें आपने शायद बुकों में पढ़ा होगा, मैगजीनों में पढ़ा होगा कि एक एक्स नाइफ आती है जिसको रेडियो सर्जरी बोलते हैं। अभी नया मशीन आया जिसका नाम है प्रोटॉन थेरेपी। जैसे ऑल्फैक्टरी न्यूरोमा होता है, वो बहुत अच्छी चीज होती है। वो छोटी सी गठान को रेडिएशन से जला देते हैं और वो कंप्लीटली ठीक हो जाता है, बंदा नॉर्मल जिंदगी जीता है। बट वो डॉक्टर आपको समझाएंगे क्या करना पड़ता है। मेजर सर्जरी होती है न्यूरो सर्जरी, बेहोश करके होती है, 6 घंटा 8 घंटा 12 घंटा भी चलती है। वो रिस्की सर्जरी होता है तो डॉक्टर आपको कॉम्प्लिकेशन भी सिखाएगा कि भैया ये हो सकता है। कई बार ऑपरेशन के बाद पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता है, क्योंकि ब्रेन हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन है जो हमारे सारे शरीर को कंट्रोल करता है। उसका मतलब है जब आप हार्ड डिस्क को छेड़ते हो तो उसके कॉम्प्लिकेशन तो होना ही है। बट हाँ, अगर आप जल्दी गए, छोटी सी गठान है तो बहुत अच्छा ऑपरेशन हो जाएगा। ऐसा बोलेंगे बहुत कि 100 में से 30% लोग तो नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, उतना होता है। अभी नए नए ट्रीटमेंट आए हैं जिसको टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। तो जैसे ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफोरम में टारगेटेड थेरेपी है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होता है, बंदा 1 साल के बदले 3 साल भी जी सकता है। एक पेशेंट की हैसियत में, एक कॉमन आदमी की हैसियत में वो समझना चाहिए कि हमारे शरीर में भगवान ने बहुत अच्छी रचनाएं बनाई हैं, आपको क्या करना है। जैसे सर दर्द हो, खींच आ जाए, देखने में तकलीफ हो, परसिस्टेंट हेडेक रहता है, या आपको कुछ अजनबी जैसा लगता है, तो सबसे अच्छा काम आपको डॉक्टर के पास जाने का करने का है। थैंक यू वेरी मच।